देवर मेरा अंधा था, मगर शोहर का चहीता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी कहकर मेरे करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात हाज़रीन सामीन मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार खवातीन ने मुझे सेन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकड़ टुकड़ मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नजर मेरी उस पर पड़ती। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वो टुकटुकी बांधे मुझे क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त वो 17 साल का था, प्यारा सा लड़का, लेकिन ऐसी हरकत। 20 मिनट तक मुख्तलिफ किस्म की खवातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक टुक मुझे देखता रहा। 2-4 बार मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए दिल में सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, उसे जरा शर्म नहीं। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे देखे ही जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा। बहरहाल रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ही खराब था। इस पर एजाज ने मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल बेतासुर सी बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे यूं बरहम देख कर कहने लगे। फिर वो समझे कि शायद काफी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की अटकेलियां उरूज पर होती हैं। बहरहाल फिर एजाज की तारीफ सुनकर मेरा मूड बहाल हो गया। मैंने देवर की बात को अपने शोहर के सामने दोहराया नहीं कि ये क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू करती हैं। मेरे शोहर का बस एक छोटा भाई था, हामिद। वालिदैन हयात न थे। घर में उस वक्त मैं और मेरा शोहर और सिर्फ हामिद था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो एजाज कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई खवातीन नहीं है जो तुम्हारे नाज जरूर नखरे उठाएं। वो कहने लगे कि इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले ही से जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी एतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो दस्तरखान पर मेरा देवर भी बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे सलाम किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब एजाज दस्तरखान के पास आए तो मेरे बजाय हामिद के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चने डाले और नान तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और उससे ज्यादा हैरत मुझे ये हुई कि हामिद अब भी सामने बैठा मुझे ही देख रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था, और उसा मुझे एजाज पर भी आने लगा कि वो तो उसे टोक सकते थे। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था, एजाज उसे खुद क्यों खिला रहे थे। वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था। मैंने एजाज से कहा, हामिद खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, रुबीना हामिद अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था, उसकी आंखें भी ग्रीन कलर की थीं, बेहद खूबसूरत था। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था। उसकी आंखों में नूर नहीं था, वो देख नहीं सकता था, और मैंने न जाने दिल में उसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। एजाज के चेहरे पर रंजीदगी सी थी। कहने लगे कि हामिद बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। उसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। एजाज कहने लगा कि इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर। माशाल्लाह से हामिद देखने में कितना खूबसूरत है, क्या ही अच्छा होता तो ये देख भी सकता। यही बात पर हामिद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देख सकता, लेकिन देखिए मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में हामिद के लिए नफरत के जज्बात थे वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब एजाज ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे, हामिद को खाना भी तुम ही खिलाओगी अपने हाथों से, और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का सुनकर तो ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। मैंने कहा, एजाज ये गैर मुनासिब सी बात है, मैं कैसे इसे कपड़े बदलवा सकती हूँ। छोटे भाइयों की तरह समझो। अब इसे या अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी, अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं क्या नहीं।
जब मुझे हामिद के कमरे से पुकारने की आवाज़ें आई, वो बाबी बाबी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वो पैंट और बुनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, ये शर्ट मुझे पकड़ा दें, ना जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही। इसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वो टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद कर देती हूँ। उसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दें। भाभी, मैंने ड्रेसिंग से कंघा दिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दें। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगा, दें। तो मैंने कहा, डरते डरते अपना हाथ उसे पकड़ाया। ये सोच रही थी कि वो कोई क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने हाथ अपने दोनों हाथों में दिया। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था। भाभी कैसी होती हैं? मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और वालिद अभी 2 साल पहले ही फौत हुए हैं। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे तो वो ही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी एजाज भाई पर डर गई और शादी के बाद आपने भी चंद दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वो बड़ा अफसोदा सा ये कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर हामिद की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता है, मुझे शर्ट पहना दें। मुझसे बटन सही बंद नहीं होते। कभी कहता है, तौलिए से मेरे बाल खुश कर दें। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक तेवर है और एक शोहर, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस हामिद की वजह से घन चक्कर में बंद कर रह गई थी। अभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो भाभी भाभी चलाने लगता है। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता तो कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये लतीफ़ा तो सुने जरा, कितना फनी है। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। इसलिए मोबाइल पर किसी कहानियाँ और लतीफ़े सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो ना, खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोकर खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर लतीफ़े सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे साथ लतीफ़े सुना करें, आपकी तबीयत भी खुशबाश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़े काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा। कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने अभी मुझे आवाज़ दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। इजाज़ मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? वो तुम्हें क्या पता कि इतना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में, ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन समेटते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, कबाब बनाए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि हामिद का कमरा भी लगे हाथों साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं हामिद के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वो फर्नीचर साफ कर रहा था। मैं देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना। वो कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी, ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वो बड़ी संजीदगी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें लतीफ़े थे, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, हामिद, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे बाय चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे। आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया
और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई, शामी कबाब भी तले, फिर उसको चाय दी। कबाब खाते हुए मुसलसल मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ कर रह गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन एजाज को मेरी कोई परवाह ना थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ा जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बदजायका खाना खाना पड़ता है और घर आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी शदीद दर्द थी और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। हामिद सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा था। वो अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार है। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वो कहने लगा क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बनाऊं। ऐसा करो तुम एजाज को फोन कर दो, उसे कहो कि जल्दी घर आ जाए। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वो कमरे से चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सुनकर मैं यकदम बेड पर उठकर बैठ गई। अपने बुखार को खाते में ना लाते हुए मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई। चीखने की आवाजें किचन से आ रही थीं। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने सहन में रस्सी पर लटके तौलिए को उतारा और फटाफट से हामिद की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वो चिल्लाई जा रहा था। मैंने कहा तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पे जा रहा था, रोए जा रहा था। कहने लगा मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से एजाज को फोन किया। हामिद तो यूं तड़प रहा था जैसे उसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसके पेट और सीने का गोश्त तक जल गया था। मैं तड़पी जा रही थी। एजाज को जब पता चला वो भागे दौड़े घर आए। हामिद का पेट और सीनों काफी हद तक जल चुका था। वो रोए जा रहा था। एजाज उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पड़ी थी और परेशान थी कि जब मुझे एजाज का फोन आया मैंने फौरन उसे उठा लिया। मैंने पूछा कि हामिद कैसा है? वो कहने लगे उसका पेट और सीना बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसका ख्याल रखना। ये कहकर एजाज रोने लगे। कहने लगे मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी और उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बुरी तरह से चिल्लाई जा रहा है। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम था कि वो कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बहुत बह रहे थे। एजाज कहने लगे मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक हामिद को अफाका हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, वो चंद ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ कर रह गए थे। एजाज ने कहा कि हामिद हम में नहीं रहा। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा एजाज जी आप क्या कह रहे हैं? उसको बस जरा सी आग ही तो लगी थी, उसे कैसे कुछ हो सकता है? वो कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। रो तो एजाज भी रहे थे। कहने लगे आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने कि वो बच जाए, लेकिन उसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से रोता रहा। मेरा हाथ पकड़े यही कहता रहा भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वो जा चुका था। ये हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे अक्सर घर में हामिद की भाभी भाभी पुकारने की आवाजें आती थीं। मैं भागकर उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। मुझे लगता है कि वो हंस रहा है, कह रहा है कि भाभी छोड़े, सारे काम मेरे पास आकर बैठे। मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। चंद माह बाद मैं उम्मीद से हुई थी एजाज मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन ये पूरा अरसा भी मैंने हामिद की याद में रोते हुए गुजारा था। वो बिल्कुल बेज़रूरत सा इंसान था और मेरा बहुत एहसास करता था। मैं खुद को कोस रही थी कि काश मैं उठ ही जाती, नाश्ता बना लेती तो वो यूं ना जलता। मेरे घर बेटा पैदा हुआ। एजाज बहुत खुश थे। कहने लगे नाम तुम अपनी मर्जी से इसका रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम हामिद रखना है। मेरी बात सुनकर एजाज की आंखें भी अबदिदा हुई थीं। मैंने उस बच्चे को सीने से लगाया। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हमें दूसरा हामिद दे दिया है, यही अब हमारे हमों का मुदावा करेगा।